हम लोग इसके बाद जितने एसएलओज रह गए थे हमारे यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स एनबीएफ बुक पैडल बोर्ड, इसके अंदर जितने हमारे एसएलओज रह गए थे पिछले पार्ट के अंदर हमने कुछ एसएलओज किए थे। उसके बाद नेक्स्ट एसएलओ जो है दैट इज डिस्क्राइब हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट इज यूज्ड इन रिलेज एंड लाउड स्पीकर इंक्लूडिंग गिविंग एग्जांपल्स ऑफ देयर एप्लीकेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है फैराडेज लॉ को, लेंजेस लॉ को। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया है हमने पढ़ लिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, यानी कि करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो है ये उसकी एप्लीकेशंस के बारे में है। अलबत्ता ये फेडरल बोर्ड के अंदर फॉर्मेटिव है, तो जैसे हम पहले भी करते हैं, तो अभी के लिए हम रिवीजन सीरीज में इसको नहीं करेंगे। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द करंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द करंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इस सेशन में ये क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी कि हमारे पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर का। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इससे पहले हमने फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ को भी देखा था कि हमारे पास जब भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओके, हम मानते हैं कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसके गिर्द गिर्द जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर से एक करंट फ्लो करेगा। वो बात बिल्कुल अलग थी। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, मे बी मेरे पास एक बैटरी है, तो यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है और वो इसके अंदर से करंट को फ्लो कर रही है। ये करंट ऑलरेडी इस वायर के अंदर से पास कर रहा है। ये मैंने बीच में एक एल्यूमिनियम की रॉड लगाई है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमारे पास ये एक बैटरी है, वो करंट पास कर रही है, और बीच में एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसमें से भी करंट पास होगा, लेकिन उसको थोड़ा प्रोमिनेंट हमने दिखाया है। ये भी वायर्स हैं बाकी, तो इसके अंदर से ऑलरेडी करंट पास कर रहा है। अब हमारे पास हम लोग एक और चीज़ ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग एक ऐसी वायर जिसके अंदर से ऑलरेडी करंट पास कर रहा है उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, और इसको चेंजिंग नहीं हम बना रहे, बस हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा देनी है। ओके, तो मे बी मैं इस तरीके से एक मैग्नेट यहाँ पर लेकर आता हूँ। ओके, तो मे बी मैं एक यू शेप्ड मैग्नेट इस शेप में लेकर आता हूँ, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इसका साउथ पोल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रन करना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको चेंज नहीं करना, वो तो मैंने तब करना था जब मैंने एक नॉर्मल कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना था, वो ऑलरेडी फ्लो करा है। होगा ये कि हम देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है ये हिलने लग जाएगा। जी हाँ, ऑटोमेटिकली ये हिलने लग जाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे, हमें पता है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इस कंडक्टर के इर्द-गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की। जब भी 2 मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ईदर अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। हमारे पास जब हम लोग सेम पोल्स को लाते हैं, जब नॉर्थ और नॉर्थ को लाते हैं आमने-सामने मैग्नेट्स के, तो क्या होता है? दोनों रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरह से इंटरैक्ट करती हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कंडक्टर एक मैग्नेट है। ओके, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट होता है। दिस इज़ अ मैग्नेट, दिस इज़ आल्सो अ मैग्नेट। 2 मैग्नेट्स को पास है तो कोई फोर्स तो लगेगी। ऑफ कोर्स वो फोर्स रिपल्शन की हो सकती है, वो फोर्स अट्रैक्शन की हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा। ओके, लेकिन एक फोर्स लगेगी तो सही, और उसको हम लोग एक्चुअली में निकालना सीखेंगे कि वो फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं थ्रू अनदर रूल, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अभी के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा अभी के लिए सिर्फ मकसद ये है कि कोई ना कोई फोर्स लास्ट में लगेगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप लोग इसके अंदर देखें तो आप लोग उस फ़ोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, मैं इस मैग्नेटिक फ़ील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, तो अब वो फ़ोर्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास वो दोनों, एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो फ़ोर्स ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो भी है अट्रैक्शन या रिपल्शन। और यहाँ पर इसके साथ-साथ अगर मैं अपने करंट को रिवर्स कर दूँ, यानी करंट इस तरह जा रहा था, मैं पॉज़िटिव इधर ले आऊँ, नेगेटिव इधर ले आऊँ, और कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, और करंट मेरा इस तरह फ्लो करना शुरू कर दे। ओके? करंट पहले तो मेरा इस तरह रेड वाली तरह से फ्लो कर रहा था, लेकिन मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, करंट मेरा इस तरह फ्लो करना शुरू कर दे, तो फिर मेरे पास क्या होगा? ओके, मान लेते हैं मेरा करंट इस तरह फ्लो करना शुरू कर दे, फिर मेरे पास क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर अट्रैक्शन हो रही थी तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन हो रही थी तो अट्रैक्शन होगी। हमारे पास जो फ़ोर्स थी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हमें पता है इसके अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। और अगर मैं रिवर्स कर दूँ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को, यानी ये जो फील्ड है इसी की मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, साउथ को ऊपर ले जाऊँ और नॉर्थ को नीचे ले जाऊँ, तब भी सेम चीज़ होगी। मतलब मैंने करंट को सेम रखा, लेकिन जो मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन उलट दी, तो फिर मेरे पास अगेन मेरे अगर अट्रैक्शन है तो रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन है तो अट्रैक्शन हो जाएगी, फोर्स भी मेरे पास रिवर्स हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमने एक रॉड लेकर इसको ऊपर इस तरीके से पहले सेटअप किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक वायर लटकाई इस तरीके से, और हमने यहाँ पर एक्चुअली में इसको सस्पेंड किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास ये जुड़ी हुई होती है, हमने इसको सस्पेंड किया, लटकाया, ताकि आसानी से ही मूव कर सके, वरना आमतौर पे ये जो फोर्स होती है ये इतनी वीक होती है कि आम दुनिया में आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा सा इसको लटकाना पड़ा ताकि हम लोग ये फोर्स देख सकें।
स्टेट एंड यूज़ द रिलेटिव डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो ये हमारे पास अब बात हो रही है कि हम लोग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की जो रिलेटिव डायरेक्शंस हैं इनको यूज़ करें। तो ये हमारे पास जो बात कर रहे हैं, ये हम लोगों के पास बात कर रहे हैं। हमने पहले देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर को एक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में, उस फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की, वो किस तरफ जा रही है? हमने उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करना नहीं सीखना, हमने सिर्फ देखना है उसकी डायरेक्शन, वो किस सिमत में जा रही है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं और अभी के लिए हम इसके रीज़न में कभी भी नहीं जा रहे कि कैसे ये रूल यहाँ अप्लाई होता है, बिकॉज़ दिस इज़ एन एडवांस टॉपिक। बट हम लोगों के पास रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पिछली बार ही हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है, इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड को यूज़ करेंगे जब हमारे पास होता है मोटर इफेक्ट। ओके, मोटर इफेक्ट ये है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगी मैग्नेटिक फील्ड में। बुनियादी तौर पर हमारे पास जो हमारे पास करंट था, हमारे पास करंट था, उसने मोशन प्रोड्यूस कर दिया क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर था और उसको फोर्स लगी, मोशन, वो हिला, करंट ने मोशन प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज कॉल्ड द मोटर इफेक्ट। इधर लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब हमें पता होगा, क्या पता होगा, हमें पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमें पता होगा कि हमारा करंट किस तरफ है, तो फिर हम लोग निकाल, और करंट जब भी मैं बात करूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैं निकाल पाऊंगा द फोर्स कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है। फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल था वो मैंने पहले पढ़ा था, वो हमारे पास अप्लाई होता था जनरेटर के ऊपर। ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वो हमारे पास अप्लाई होता था जनरेटर्स के ऊपर। हम उसको जनरेटर इफेक्ट कह सकते हैं। जब हम लोग मोशन का इस्तेमाल करके, जैसे हमने एसी जनरेटर देखा था, करंट प्रोड्यूस करते थे, उसको खुद से हिलाकर हम लोग करंट प्रोड्यूस करते थे, तब हम लोगों को पता होता था कि हमारे पास हमारी फोर्स किस तरफ है, जिस तरफ हमने उसको हिलाया है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो हम लोग निकालते थे अपने करंट को। ओके, तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। अलबत्ता मेन जो तरीका है वो वही है। अगर आप लोग यहाँ पर भी देखें, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमने पहले देख लिया था। हमने अगेन वही काम करना है, पहले पे फोर्स रखनी है, सेकंड वाली पे मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड वाले पे करंट। मैं इसको याद रखता हूँ FBI से। ओके, लेकिन पिछली बार हमने राइट हैंड पे ये किया था, हमने ये काम करना है लेफ्ट हैंड पे। इन दोनों इन सबको हमने इस तरीके से रखना है कि ये सब परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, क्योंकि इन सब की फोर्सेस जो है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, तो अब जब भी हमने निकालना है कि हमारे पास कहीं पर भी किसी भी जो जगह है उस पर फोर्स कहाँ लगेगी, जब हमें करंट और फील्ड पता है, हम लोग इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा, और ये चीज़ हमने याद रखनी है, ये तीनों फोर्सेस हमारे पास जो फोर्स है ये वाली, और हमारे पास फोर्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर भी वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ओके, हाँ, जो करंट और हमारे पास मैग्नेटिक नहीं, जो हमारे पास नहीं, सॉरी, फोर्स जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के साथ परपेंडिकुलर होती है। यानी यहाँ एक 90 डिग्री एंगल है, और अगर मैं इसको 3D में बनाऊँ तो इधर एक 90 डिग्री एंगल है इस फोर्स और आई वाली उंगली के दरमियान। अलबत्ता हमारे पास जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो हमारे पास परपेंडिकुलर ना हो, लेकिन हम लोग जब भी इन कैलकुलेशंस को करते हैं तो हम सिर्फ उस कंपोनेंट को देखते हैं करंट के, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि परपेंडिकुलर होता है करंट के। ओके, अब मैं जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अभी के लिए हमने सिर्फ इतना समझना है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, यानी 90 डिग्रीज पर होगी। और इसी के साथ साथ हम लोग इस रूल से वो फोर्स निकाल सकते हैं। मैं अगर ऊपर जाऊँ और वहीं पर जाकर इस फोर्स को हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग इधर आ जाते हैं। इधर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरीके से, और मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, मेरे पास करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं ये वाली, इसकी हम बात करें। ओके, तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन है लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई करंट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जो सेकंड उंगली है उसको मैं सबसे पहले पॉइंट करूँगा नीचे की तरफ। ओके, और लेफ्ट हैंड, अब मैंने राइट हैंड नहीं यूज़ करना, तो मैंने सेकंड वाली जो उंगली है उसको मैं नीचे की तरफ पॉइंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अपने पास, ये आप लोग भी करेंगे। और इसी के साथ साथ जो मेरी तीसरी उंगली है, मैं 90 डिग्रीज पर रखते हुए इसको करंट की तरफ मोड़ने लगा हूँ। ओके, तो और हाँ, मैं समझूंगा कि मेरा करंट जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, हालांकि वो नहीं है, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा इसको इस तरीके से। फोर्स इससे डिफरेंट आती है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। ओके, तो मैं इसको नीचे की तरफ देख रहा हूँ अपने मैग्नेटिक फील्ड को, और मेरा करंट है इस तरफ, तो मेरा करंट है इस तरफ। अगर मैं अपनी उंगली पे देखूँ तो मेरी जो फोर्स है अ, वो मेरे पास आती है टुवर्ड्स मी। ओके, अगर मैं अपने अंगूठे को देखूँ तो वो मेरी तरफ आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स होगी, ये बाहर की तरफ आएगा। ओके, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर आउट ऑफ बोर्ड आएगा, यानी कि मेरी तरफ आएगा। वो यहाँ मैं 3D में दिखा नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मेरी तरफ लगेगी।
Describe the magnetic field patterns between conduct currents in parallel conductors and relate these to the forces on the conductors excluding the earth's field। अच्छा, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हम लोग पैरेलल कंडक्टर्स लेने लगे हैं और हम लोगों ने देखना है कि इनके साथ क्या होगा जब इन दोनों के अंदर से हम करंट फ्लो करेंगे। मीन्स हमने एक ये कंडक्टर लिया वायर और हमने एक दूसरा लिया जो इसके एग्जैक्टली पैरेलल है और हम अब इसके अंदर से करंट फ्लो करने लगे हैं। मे बी इसके अंदर इस तरह, मे बी इसके अंदर इस तरह। तो ऑफकोर्स ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। वो फोर्सेस क्या होंगी वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो जब करंट हम लोग पास करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो अगर आप लोग इधर देखें तो ये है मेरे पास मेरी पहली वायर और ये है मेरे पास मेरी दूसरी वायर। तो आपको इस सिंबल के बारे में तो पता ही होगा, जब हमारे पास इस तरह से हम ये बनाते हैं डॉट, दिस मीन्स इन टू द बोर्ड, यानी मेरे पास करंट इधर अंदर की तरफ जा रहा है। मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, इन टू द बोर्ड। ओके, मैं वायर्स को टॉप व्यू से देख रहा हूँ, इस केस में हमारे पास इनटू द बोर्ड जा रहा है। जबकि अगर मेरे पास क्रॉस होगा दिस मीन्स आउट ऑफ बोर्ड। ओके, यानी मेरी तरफ मेरे पास करंट आ रहा है। एनीवेज, इधर अगर आप लोग देखें तो जब भी हमारे पास सेम डायरेक्शन में एक जो है वो फ्लो करते हैं पैरेलल कंडक्टर में, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का तो पता ही है, नॉर्मली वो तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट वायर्स में। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चूंकि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई नॉर्थ साउथ पोल है तो नहीं, नॉर्थ साउथ पोल होता तो उसे बताना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा इफेक्ट तो जरूर है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर मैं इसको बांट दे रहा हूँ ए, इसको मैं बांट दे रहा हूँ बी के, जो मेरे पास थोड़ा लेफ्ट साइड पर है उसका एक ए वाला इफेक्ट है और जो बी साइड पर है उसका एक बी वाला इफेक्ट है। इसी तरीके से चूंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये ए वाला इफेक्ट थोड़ा इधर होगा और ये बी वाला इफेक्ट थोड़ा इधर होगा। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो इफेक्ट होगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो दो ही इफेक्ट होते हैं नॉर्थ साउथ के, यहाँ क्लियरली वो तो नहीं है, लेकिन दो दो ऑपोजिट इफेक्ट्स साथ साथ आ गए हैं। इसका मतलब एक अट्रैक्टिव हमारे पास यहाँ पर फोर्स होगी। इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए इसको इतना समझना आसान नहीं है, लेकिन हो यही रहा है क्योंकि इनका कोई नॉर्थ साउथ पोल इस तरह का नहीं है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो अट्रैक्शन का हो जाता है। अगर हम लोग इधर देखें तो बीच में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्जैक्टली कैंसिल आउट कर जाएंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास एक कंसेंट्रिक सर्कल में इस तरह से थी तो इसी की हमारे पास इस तरह से है, तो ये एक्जैक्टली कैंसिल आउट कर जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पर तो सेंटर में तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगी और बाहर की तरफ हमारे पास इस किस्म का एक इफेक्ट बनेगा, ये ज्वाइन करेंगे और इफेक्टिवली ये अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो ये आपको पैटर्न जो है वो याद करना पड़ेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास पैटर्न होगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने दो ऑपोजिट पोल्स को साथ रख दिया है, तो जितना ऑपोजिट पोल्स को साथ रखने में बीच में ये वाला हमारे पास इफेक्ट बनता था, उसी तरीके से यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो, अगर इस वाले को मैं ए कह रहा हूँ, इस वाले को बी कह रहा हूँ, तो अब यहाँ पर इधर इसके सामने ही है आ गया क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आउट ऑफ बोर्ड आ रहा है, ये इनटू बोर्ड जा रहा है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा एक में करंट। तो ऐसे केस में जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो स्ट्रेट वायर्स में, तो वो रिपेल करती हैं, उनका जो पैटर्न है कुछ इस किस्म का होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एसएलओ है वो है स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मे एक्सपीरियंस अ टर्निंग इफेक्ट and that the turning effect is increased by increasing the number of turns on the coil, the current and the strength of the magnetic field। तो यहाँ पर अब हम लोग अपने पास मोटर इफेक्ट को देखने लगे हैं। इससे पहले हमने जनरेटर्स को देखा, उसके अंदर बिल्कुल चीज़ डिफरेंट थी, इसके अंदर बिल्कुल चीज़ डिफरेंट है, इन दोनों में कन्फ्यूजन कॉज हो सकती है। पहले में हमने ये किया था कि हमने एक ऐसी रेक्टेंगुलर वायर जिसके अंदर करंट पास नहीं कर रहा था उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया था। तो पहले हमने रोटेट किया था, जो कि जनरेटर्स थे उसके अंदर हमने अपनी कॉइल को रोटेट किया था, उस रोटेशन से उनके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ था। अब हम लोग उल्टी चीज़ करने लगे हैं, अब हम लोग कॉइल को रोटेट नहीं करेंगे बल्कि कॉइल के अंदर से करंट को पास करेंगे और वो रोटेट करेगी। क्यों? तो ऑफकोर्स जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल लें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जब हम करंट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस करंट की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी एज वी नो। तो उससे दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे और फिर हमारे पास वो चीज़ रोटेट करेगी। वो इंटरेक्ट कैसे करती हैं? तो इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है जो मोटर इफेक्ट को बताता है, और मोटर से इसी तरह से काम करती हैं। हम उनके अंदर करंट पास करते हैं तो वो किसी चीज़ को घुमाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मोटर है तो वो आपके पास पंखे को घुमाती है, मोटर करंट उसके अंदर से गुजरता है पंखे से तो पंखा घूमता है। तो मोटर बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मोशन में कन्वर्ट करती है, और उसके ऑपोजिट है जनरेटर्स के जो कि मोशन को करंट में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और रेक्टेंगुलर होना ज़रूरी है, रेक्टेंगुलर ना हो तो फिर ये रोटेट नहीं करती। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके अंदर से फॉर एग्जांपल हम करंट पास करते हैं। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जितने भी ये रूल्स हैं ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास करंट इस तरह जा रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरह जा रहा है, तो यहाँ पर अब क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यानी बी वाली उंगली इधर होगी, सेकंड फिंगर,
और फिर हमारे पास जो थर्ड फिंगर है वो अंदर की तरफ होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो, अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करें यहाँ पर, ओके, हम लोग अगर अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पर यूज़ करें तो हमारी जो ये थंब है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाली वायर नीचे की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। इन दोनों पर तो कोई फोर्सेस नहीं लगेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेकिन इस वाली पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। इस वाली पर अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो यही होगा जब आपके पास किसी भी चीज़ पर दोनों साइड्स पर, जो इसकी दो साइड्स हैं उन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगें तो वो घूमती है चीज़। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट होगा, यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये चीज़ घूमने लग जाएगी, और इस केस में ये इस तरीके से घूमेगी क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ डीसी ऊपर जा रहा है और ए बी नीचे आ रहा है। वैसे ये हमारी बुक के अंदर उन्होंने गलत बनाया हुआ है। बुक के अंदर जब करंट, कन्वेंशनल करंट इस तरफ पास करा है तो उन्होंने फोर्स की डायरेक्शन ऊपर दिखाई हुई है, ऐसा नहीं है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक जब करंट इस तरफ पास करेगा तो फोर्स नीचे होगी, और यहाँ पर इस तरफ पास करेगा तो फोर्स ऊपर होगी, और ये इस तरह घूमेगा ना कि उस तरह। लेकिन अगर हम लोग करंट को रिवर्स कर दें, अगर हम लोग करंट को इस तरह कर दें, अगर हम लोग करंट को इस तरह, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, इस तरह हम लोग इसको भेजें तो फिर ऑफकोर्स ये उलट हो जाएगा और फिर हमारे पास ये इस तरह घूमेगा। तो ये तो ऑफकोर्स डिपेंड करेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम लोग कैसे जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट है इसको बढ़ा सकते हैं, यानी वो और तेज़ी से घूमे। तो ऑफकोर्स सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी हमारे पास यहाँ टर्न्स होंगी, यानी ये भी अभी सिर्फ एक टर्न है, इसके नीचे हम लोग एक और रेक्टेंगुलर कॉइल ले आए तो ऑफकोर्स दोनों का इफेक्ट ऐड अप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। द करंट, इसके अंदर से जो हम करंट पास करें हैं वो हम बढ़ा दें, हम वोल्टेज इसके अंदर ज़्यादा कर दें ताकि करंट और ज़्यादा हो जाए। तो ऑफकोर्स उससे भी हमारे पास, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ऑफकोर्स अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो उससे भी हमारे पास टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम एक्चुअली में सेटअप देखने वाले हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। तो वो हमें कहते हैं कि डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इंक्लूडिंग द एक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। तो एक्चुअली में अब हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि होगा क्या, लेकिन अब हमें उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, उसके अंदर हम लोग करंट को रन करेंगे, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। आप लोग अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह और करंट जा रहा है इस तरह, और एक्चुअली में एनबीएफ की बुक में गलत है, उन्होंने करंट को इस तरह शो करके ऊपर फोर्स दिखा दी, जबकि अगर करंट इसके ऑपोजिट होगा तो फोर्सेस ऑपोजिट होंगी। तो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालना है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, दिस इज करेक्ट। तो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इधर रखते हैं, नेगेटिव इधर रखते हैं, या आप उल्टा भी रख सकते हैं, उसके मुताबिक फिर फोर्सेज उल्टी हो जाएंगी। तो आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, उसके बाद आपके पास करंट है अंदर की तरफ, तो आपके पास फोर्स आएगी नीचे की तरफ। तो इधर तो होगी फोर्स नीचे की तरफ, ओके, और इधर होगी फोर्स, अच्छा नहीं, बल्कि यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ होगी क्योंकि करंट अंदर नहीं है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट तो बाहर आ रहा है, राइट। तो फोर्स हमारे पास ऊपर हो जाती है, तो हमारे पास फोर्स इधर होगी ऊपर की तरफ और इधर हमारे पास फोर्स होगी नीचे की तरफ। आप इधर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑफकोर्स एक टॉर्क आएगा जैसे हमने पहले देखा, और इस तरीके से ये रोटेट करना शुरू कर देगा। हमारे पास सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें जिस तरह पहले जनरेटर में हमें मसला हुआ था, यहाँ पर भी हमें मसला है। जनरेटर में हमने स्लिप रिंग्स यूज़ की थी, ओके, दोज वर स्लिप, जो कि दो रिंग्स होती थी, स्लिप करती जाती थी और उन पर वायर्स हमारे पास चेंज होती जाती थी, हम करंट को चेंज करते जाते थे। यानी कि हमारे पास जो करंट हमें मिलता था दैट वाज एसी, और हमें उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए हमें स्लिप रिंग्स की जरूरत होती थी, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर अब हमें काम बिल्कुल डिफरेंट करना है। होगा क्या कि जैसे ये रोटेट अब हमें अगर इसको रोटेट करते रहना है तो ये पी के ऊपर फोर्स हमेशा ऊपर होनी चाहिए और आर एस पर फोर्स हमेशा नीचे होनी चाहिए, राइट। बल्कि पी क्यू पर नहीं, बल्कि राइट साइड पर, राइट। हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, लेफ्ट साइड पर हमेशा फोर्स ऊपर होनी चाहिए, जबकि राइट साइड पर फोर्स हमेशा नीचे होनी चाहिए। लेकिन हमें फ़ौरन मसला आ जाएगा जैसे ही ये घूम कर इधर सीधा होगा और फिर इधर से इस तरफ आएगा, तो पी क्यू पर तो जो फोर्स है वो अभी भी ऊपर होगी और आर एस पर फोर्स नीचे होगी। तो ये वाला इधर आ चुका होगा, इधर फोर्स ऊपर हो जाएगी, इधर नीचे हो जाएगी, उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। हमें इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो उसके लिए जैसे ये हाफ से आगे हो, हमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को फ्लिप कर देना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? अब एक तो तरीका ये था, हम सारे डायरेक्ट वायर्स जोड़ देते और हम लोग जो है वो तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स को। हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से हमने कम्यूटेटर्स बनाए हुए हैं। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, ये दोनों बीच से स्प्लिट हुई हैं, इसलिए हम उनको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। होगा ये कि ये रिंग कनेक्टेड है इस पॉइंट पर आकर इस वायर के साथ और इस पॉइंट पर आकर इस वायर के साथ, तो ये इसको इससे अलग कर रही है। और फिर ये ब्रशेज़ हैं, ये ब्रशेज़ रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये ग्रेफाइट के ब्रशेज़ हैं क्योंकि ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, बस ये इस रिंग के साथ स्लिप करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रशेज़ यहाँ पर बस लगे हुए हैं और इस रिंग को टच करें। अब होगा क्या
कि हमारे पास जैसे ही वायर घूमेगी, ओके, और इनके दरमियान बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, बहुत कम। जैसे ही वायर घूमेगी तो ये वाली वायर घूमते 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 जैसे ही एक फुल चक्कर रोटेट करेगी तो ये वायर घुस के आ जाएगी इस वाली रिंग में और ये वाली वायर उस वाली रिंग में चली जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास करंट जो है वो फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि ये तो बस करंट को पास कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाली वायर इधर जुड़ चुकी होगी और ये वाली वायर इधर जुड़ चुकी होगी और हमारे पास करंट जो है वो फ्लिप कर जाएगा और फिर वापस मुड़ेंगे तो वापस इस तरीके से इस स्लिप रिंग्स में ये काम चलता जाएगा। तो ये स्लिप रिंग्स का फायदा है। इस मैकेनिज्म को यूज़ करके हम लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू मोशन प्रोड्यूस करते हैं। और अगेन अगर यहाँ पर हमारे पास इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो तो फिर बस एक्चुअली में इधर इस तरह रोटेशन के बजाय कि कॉन्टीन्यूस रोटेशन इस तरह हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होगी। अगेन अगर आपके पास ये इसी तरह से हो, बल्कि ये इसी तरह से रहे लेकिन यहाँ पर साउथ हो जाए यहाँ पर नॉर्थ हो जाए, तब अगेन इसकी जो रोटेशन है वो फ्लिप कर जाएगी। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि हमारे पास हम जब करंट को फ्लिप करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को फ्लिप करेंगे तो हमारे पास रोटेशन फ्लिप हो जाएगी। और ये सब कुछ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट ऐसे लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है और कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस वही कहना है कि अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, जो एक्चुअली में उसके जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा ऑपोजिट होता है। होता ही है कि आपका अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर अगर टॉप वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है तो जो नॉर्थ होगा मैग्नेटिक, ये जो नॉर्थ साउथ है ये तो जियोग्राफिक है, यानी आपके अर्थ का नॉर्थ साउथ है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ साउथ उल्टा होता है, उसका नॉर्थ तकरीबन इधर होगा और साउथ इधर होगा। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाती है, ठीक है, तो वो इधर से निकलती है और इधर से जाती है। तो आपको लग सकता है साउथ से नॉर्थ जा रही है, एक्चुअली में वो नॉर्थ से साउथ जाती है। मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जब भी आप एक कंपस लेते हैं तो कंपस की जो नॉर्थ वाली है, नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, कंपस मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल की तरफ करेगा। हालांकि ये नहीं हो सकता, ऑपोजिट हमें पता है पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो एक्चुअली में इधर साउथ होता है, बस हम उसको नाम नॉर्थ दे देते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन दिस एस इज फॉर्मेटिव। इसके अंदर बस वही कह रहे हैं कि आपको ये पता हो कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है रोटेशन ऑफ द अर्थ से, अर्थ की रोटेशन से। और इसके अंदर एक मोल्टन अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो इसके अंदर मोल्टन आयरन कोर है। अच्छा ये हमें कंफर्म नहीं है ये बात, बस हम हमारे पास अभी थ्योरी है क्योंकि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। अंदर हमारे पास मोल्टन आयरन है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब हम उसको उनको घुमाते हैं तो उससे हमारे पास जो करंट पैदा होता है तो उससे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये एक थ्योरी है बट दिस इज स्टिल फॉर्मेटिव। नेक्स्ट ऐसे लो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सिंपल आयरन कोर ट्रांसफार्मर। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर्स को देखने लगे हैं। ट्रांसफार्मर्स बहुत ही एसेंशियल मशीन्स हैं जो कि आजकल जितनी भी हमारे घरों पे बिजली आती है जो कि एसी करंट होता है, ये तमाम के तमाम ट्रांसफार्मर्स की वजह से आती है। ट्रांसफार्मर्स के बगैर हम लोग हमारे घरों तक बिजली नहीं ला सकते। ट्रांसफार्मर्स का मकसद क्या है? ट्रांसफार्मर्स का जो बुनियादी मकसद है वो है टू चेंज द वोल्टेज, ओके। तो चेंजिंग वोल्टेज ये इनका मकसद है। इसका क्या मतलब है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर काम किस तरह से करता है और फिर देखते हैं कि ये ऐसे क्यों करता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर इस तरह से होगा कि आपके पास एक तार होगी और वो तार आगे जाकर एक सोलिनॉइड टाइप सी कॉयल होगी, ओके, दिस इज कॉल्ड अ कॉयल, जो कि बुनियादी तौर पर एक सोलिनॉइड है। इस तरीके से एक कॉयल होगी और उसके बाद जाकर एक और आगे सर्किट होगा, ये पीछे सर्किट है, इसके पीछे में भी एक सोर्स है। और ये ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए काम करते हैं, ओके। डीसी में ये काम नहीं करते, जो कि हम देखेंगे कि क्यों। और फिर इधर आपके पास है एक दूसरा सर्किट और इस दूसरे सर्किट के अंदर ख़ास बात ये होगी कि यहाँ पर भी उसी तरीके से नंबर ऑफ़ कॉइल्स होंगी, लेकिन ये जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स होंगी ये इससे डिफरेंट होगी। या तो ये कम होंगी या ये ज़्यादा होंगी और हम एक्चुअली में देखेंगे कि क्यों। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक वोल्टेज लाता हूँ V1, ओके, जो कि एसी वोल्टेज होगा और यहाँ पर उससे एक करंट फ्लो करने लग जाता है, ओके, राइट। अब होगा ये कि ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा एंड वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगी सॉलिनॉइड्स में इस किस्म की बार मैग्नेटिक की। खास बात ये है कि ये करंट एसी करंट है, यानी ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। पहले ये इस तरह होगा और फिर इस तरह होगा। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग बन जाएगी और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ करंट। तो यहाँ पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और यही रीज़न है कि डीसी में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डीसी में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर भी करंट फ्लो करने लग जाएगा, ओके। तो इससे अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमने नंबर ऑफ कॉइल्स कम रखी हैं। मान लेते हैं ये हैं मे भी इधर हैं 4 कॉइल्स, ओके, यहाँ पर ज़्यादा होंगे लेकिन मान लेते हैं यहाँ 4 कॉइल्स हैं और यहाँ पर 2 कॉइल्स हैं, हाफ कॉइल्स हैं। अब हमें पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ कॉइल्स पर, ऑलरेडी हम जानते हैं। इस वजह से जो यहाँ वोल्टेज होगा वो इसके हाफ हो जाएगा,
यहाँ पर जो V2 है दिस विल बी हाफ ऑफ V1। ओके, लेकिन इसके बाद हमारे पास करंट के साथ क्या होगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास करंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो I2 होगा दिस विल बी डबल द I1। इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहनी चाहिए। हमें पता है यहाँ पर पावर हमारे पास थी VI, यहाँ पर पावर हमारे पास थी VI, यहाँ पर कोई बैटरी तो है नहीं, यहाँ कोई सोर्स तो है नहीं, तमाम की तमाम पावर इधर से आ रही है। अब तमाम की तमाम पावर जब इधर से आती है तो यहाँ पर आप पावर कैलकुलेट करेंगे, जब इधर पावर कैलकुलेट करेंगे तो अगर तो करंट भी बढ़ जाए वोल्टेज के बढ़ने के साथ तो हमारे पास तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। तो जितना वोल्टेज बढ़ता है उतना, जितना वोल्टेज कम हो रहा है उतना ही वो करंट बढ़ा है, ताकि जो एनर्जी है वो सेम रहे। अब यहाँ पर एक सवाल और उठ सकता है कि ये कैसे हो रहा है कि वोल्टेज तो कम हो रहा है लेकिन करंट बढ़ा है? ये डायरेक्ट वायलेशन है ओहम्स लॉ की। हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो करंट है, दैट वोल्टेज है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये सवाल थोड़ा सा कम्प्लेक्स है एट दिस स्टेज, क्योंकि एक्चुअली में ओहम्स लॉ यहाँ पर ओबे हो रहा है, यहाँ पर ओहम्स लॉ वायलेट नहीं हो रहा। एक्चुअली में हमारे पास ओहम्स लॉ यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली ओबे हो रहा है अलग अलग सर्किट के लिए। लेकिन यहाँ पर क्यों, अभी इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। कुछ हाँ, हमारे पास बैक ईएमएफ भी होती है जो यहाँ पर एक्चुअली में करंट को और तरीके से मॉडिफाई करती है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें हमारे पास होती है। बट अभी के लिए समझना इतना काफ़ी है कि ओहम्स लॉ हम जनरली कहते हैं कि डायरेक्टली ओहम्स लॉ ट्रांसफार्मर्स पर अप्लाई नहीं हो रहा, हालांकि ओहम्स लॉ इंडिपेंडेंटली इन विंग्स पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी के लिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी के लिए हमारे लिए समझना इतना काफ़ी है कि ट्रांसफार्मर से सिंपली वोल्टेज को चेंज करना है, जहाँ पर पावर सेम रहेगी, और अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने देखा दिस वॉज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज को कम कर रहा है। ओके, तो स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, जहाँ पर इधर नंबर ऑफ कॉइल्स कम है। हम लोग एक्चुअली में एक स्टेप अप पर ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कॉइल्स थी लेकिन इधर 4 कॉइल्स थी। ओके, तो मे भी इधर 4 कॉइल्स हैं। तो नाउ दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि अब वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब वोल्टेज एक्चुअली में इंक्रीज कर जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहाँ पर हमारे पास एक्चुअली में वोल्टेज इंक्रीज करा है। ओके, तो यस, तो इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज करेगा जबकि करंट कम हो जाएगा, पावर हमारे पास सेम रहेगी। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या है ट्रांसफार्मर की? तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है जो कि हमारे पास डायरेक्टली नंबर ऑफ कॉइल्स से रिलेटेड है। तो इसकी रेशियो ये है कि अगर हमारे पास पहले के अंदर जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो मैं कह रहा हूँ N1 डिवाइडेड बाई N2, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स इन फर्स्ट, इसको हम लोग NP डिवाइडेड बाई NS कह देता हूँ। दिस इज द प्राइमरी सर्किट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी, जिधर सोर्स होती है, सेकंड इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। अगर मैं प्राइमरी वाले वोल्टेज की कॉइल्स लूँ, इन दोनों की रेशियो लूँ, तो ये इक्वल होगी मेरे पास वोल्टेज इन द प्राइमरी डिवाइड बाई वोल्टेज इन द सेकेंडरी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसकी रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर इवन करंट इन द प्राइमरी डिवाइडेड बाई करंट इन द सेकेंडरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज ट्रांसफार्मर्स? तो इसका सवाल आंसर बहुत ही सिंपल है। जब हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होता है तो हम बहुत ईजिली करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, करंट का लॉस कम होता है, यानी कि हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है और करंट कम है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है या हीट जनरेट होगी वो कम होगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारी पावर बचेगी। इसीलिए हम लोग पावर प्लांट्स के अंदर या हमारी जो घरों तक बिजली आती है वो एसी होती है, क्योंकि डीसी में ट्रांसफार्मर्स काम नहीं करेंगे, जबकि ट्रांसफार्मर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब पावर प्लांट में बिजली जनरेट होगी, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसके वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा जबकि उसके करंट को डिक्रीज कर देगा। तो करंट डिक्रीज हो जाए, वोल्टेज इंक्रीज हो जाए, पावर तो सेम है, हमें एनर्जी तो सेम मिलेगी, तो कोई मसला नहीं है। इससे हमारे पास जो है वो हीट कम प्रोड्यूस होगी, हमारी पावर ज़्यादा नहीं होगी। वापस हमारे घर के करीब आकर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसका वोल्टेज कम कर दिया जाएगा जबकि करंट इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। ओके, तो नेक्स्ट जो ना सेलोज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, और ये इक्वेशन। अच्छा, जो नेक्स्ट ऐसे है दैट इज जस्टिफाई द एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के। क्यों हम लोग चाहते हैं कि हम हाई वोल्टेज के अंदर जिसका हमने बात की करंट को ट्रांसफर करें, जिसके हम एसी वोल्टेज यूज़ करते हैं? तो बहुत सिंपली हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक तो ये कि उससे हमारे पास जो एनर्जी लॉस है वो काफ़ी कम होगा हाई वोल्टेज में, तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग हाई वोल्टेज को यूज़ करेंगे। इसके अलावा और एक और इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो थिक और हैवी वायर्स हैं ये हम लोग बनाते हैं बहुत हाई करंट के लिए, ताकि वायर्स मेल्ट ना हो। जब बहुत कम करंट होगा तो बहुत थिन और लाइट वायर्स भी चल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें वायर्स बनाना हमारे लिए आसान होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो लो वोल्टेज ट्रांसमिशन है ये बहुत लंबे डिस्टेंसेस के लिए बहुत बुरी है, बस छोटे डिस्टेंसेस में हमारे घर तक बस बाहर ग्रिड से ठीक रहेगी, जबकि बहुत लंबे डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास एक्सीलेंट है
हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, जो कि हम लोग जनरेट करेंगे थ्रू अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के तमाम एसएलओस कंप्लीट हो गए। जो कुछ एसएलओस रह गए हैं वो फॉर्मेटिव।